Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we are once again doing the remaining part of unit number 17, what you do is what you are. Yesterday we did reading and the related ideas or the theme of this unit. As you know that what you do is what you are is very much important. The both what's and you and is are the basic points here. What you do means कि आप क्या करते हैं is what you are यानी कि आप क्या हैं. Now today I am going to just having a recap of the main theme as we have done it already yesterday. People are given respect on the basis of finances. Nikki McWhirter is the writer of this essay and she has told us about that how people judge other people in regard or in respect of finances. कि पैसे की बुनियाद पर फाइनेंसेस की बुनियाद पर लोग कैसे दूसरे लोगों की जजमेंट करते हैं एंड कैसे उनको इम्पोर्टेंस देते हैं. दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन. स्टूडेंट्स हमने यूनिट नंबर 17 के पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 की रीडिंग हम कर चुके थे, अंडरस्टैंडिंग भी की, हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए. एंड सेकंड थीम का जो पॉइंट है हमारा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट. व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट? McWhirter इज़ एन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड लेक्चरर. उसने तो हमें बताया है कि लोगों की जजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप ये सोचें तो ये ही पॉइंट हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी, हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उस पर भी एप्लीकेबल होता है. वाई इन आर पाकिस्तानी सोसाइटी ऑल्सो हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को फाइनेंसेस की बुनियाद पर ही जजमेंट देते हैं. मैनर्स एंड बिहेवियर्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर एक शख्स, इफ़ अ पर्सन इज़ फाइनेंसेस के हवाले से इन रिगार्ड इन कनेक्शन विद रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा अमीर कबीर है, रिच है, वेल्दी है, तो वो अपने मैनर्स में भी उतना ही रिच और वेल्दी होगा. मैनर्स में रिचनेस जो है दैट मैटर्स अ लॉट इन अ सोसाइटी. जैसे हमने पैराग्राफ नंबर 1 में हमें बहुत से ऐसे लोगों की एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि कारपेंटर हैं, मेसन हैं, एक जज हैं, बट तीनों का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है एंड ये होता भी है. आपके घरों में काम करने वाले स्वीपर्स जो हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. बिहेवियर मैटर्स आ लॉट एंड बिहेवियर हैज़ नथिंग टू डू विद योर फाइनेंसेस एंड बिहेवियर का पैसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. एक शख्स कितनी अर्निंग करता है ये उसका एक पर्सनल मैटर है, उसका बिहेवियर के साथ कोई कंसर्न नहीं है. नो कैटेगराइज, मैंने ये हिंट लिख दिया है. कैटेगराइज मीन कि हमने सोसाइटी को कैटेगराइज कर दिया है, अमीर, गरीब एंड द पुअर, कि हम पुअर से एक्सपेक्ट ही नहीं करते. वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पुअर कि इफ़ ही और शी विल बी गुड इन द बिहेवियर, कि वो अपने बिहेवियर में कितने अच्छे हैं और मैनर्स उनको कितने अच्छे आते हैं. फिर हमें पैराग्राफ नंबर 3 में ही हमें वॉलंटरी जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बताया गया था. दैट वॉलंटरी, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट दे स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन वॉलंटरीली बेसिस. तो वॉलंटरीली बेसिस पे जो वर्क किया जाता है दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी नीड्स. पैसे की बुनियाद पर वो काम नहीं किया जाता. उस काम में सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस मीन नेकी कमाना होता है उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव. नाउ कम टुवर्ड्स पेज नंबर 154, reading of paragraph number 4. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. Rationally it is silly. That's our system. और actually ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम का एक तरीका है, सिस्टम का एक ज़रिया है, सिस्टम का एक हिस्सा है, पार्ट है. However, and we should not only keep in mind, we should teach our children how it works. बेसिक चीज़ जो हमारे यहाँ चल रही है वो ये है कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या टीच करना है कि
उन्होंने फाइनेंसेस और मॉनेटरीली बेसिस पे अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने टर्म्स को किस हद तक इम्पोर्टेंस देनी है या एक पर्सन को कितनी वैल्यू देनी है, हाउ मच दे गिव अ पर्सन वैल्यू irrespective of money, irrespective of monetary, irrespective of finances. Then kids should know, however, that well to want to grow to be a cowboy or nurse, कि उन्होंने क्या बनना है, which profession they have to adopt. Then kids should know, however, that quite apart from earning potential, उनमें earning potential भी होना चाहिए, the cattle breeder is much more respected than the higher hand. Higher hand is important here. Okay, keep in mind कि जो higher hand paragraph number 4 में हमें बताया गया है, higher hand, it means to earning point of view से to earn your livelihood you can adopt, you can choose any profession, but keep in mind that the profession must be respectful. Every profession is respectful. हर profession respectful है according to McWhirter, according to Nicky McWhirter. हायर हैंड पर उसने फोकस किया है, वाई, कि आपको पता है कि आपने हायर हैंड कैसे बनना है. द डॉक्टर गेट्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट एंड प्रिविलेज मीन इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट एंड देन द नर्स. डेफिनेटली आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, सारे लोग डॉक्टर को ही रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, नर्सेस को बहुत कम रिस्पेक्ट मिल रही होती है. एंड इट इज़ द ट्रेजिक सिचुएशन ऑफ नॉट ओनली आवर पाकिस्तानी सोसाइटी बल्कि वेस्ट में भी ये लोगों को उनके प्रोफेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन इम्पोर्टेंस देने का जो प्रॉब्लम है ये फेस किया जाता है. नाउ कम टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 5. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job. Deference, what is deference? Deference mean polite submission and respect. मैंने ये vocabulary में भी word यहाँ पे लिखा है. The first one is anthropologist, second one is deference. Anthropologists, actually, who are the anthropologists? They study human societies and cultures and their development. And deference mean a polite submission, यानी कि आजिज़ी का इजहार करना, respect देना किसी को, honor देना. Where does a vice president product planning fit in? Is that better than vice president sales in public consciousness or unconsciousness? Public का जो एक matter है that is related to consciousness or unconsciousness. Consciousness is के with having consciously awareing, यानी कि आप जानबूझकर knowingly, and unconsciousness के unknowingly आप कोई काम कर रहे हो, that is unconsciousness. Writers on deadly thought. डिडली डॉट डियर्स, ये वर्ड बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसको पैराग्राफ नंबर 5 में आप अंडरलाइन भी कर लें. इट इज इन डिडली डॉट आई हैव ऑल्सो अगेन रिटन हियर, इट मीन्स टू अर्न अ मेगर अमाउंट, यानी कि थोड़े बहुत जो अर्निंग आप करते हैं, थोड़े बहुत जो पैसे आप कमाते हैं, दैट इज डिडली डॉट, टू अर्न अ अमाउंट. Then writers earn diddly dot, but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musician. Definitely एक जो wealthy rock music है, जो up to date music का level present कर रहे हैं society में, या बहुत ही ज़्यादा जो मशहूर है, famous well known musicians हैं, वो हमसे ज़्यादा earn कर रहे हैं, एक teacher से ज़्यादा earn कर रहे हैं. It means कि earning has nothing to do with respect. रिस्पेक्ट में आप अपनी सोसाइटी में आप अब्दुल सत्तार एदी की एग्जाम्पल ले सकते हैं. ही अर्न नथिंग, जस्ट ओनली रिस्पेक्ट एंड ऑनर. उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया पैसे के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से. ही डिडंट लिव इन अ वेरी बिग एंड ग्रैंडियर होम. यस, ही लेड अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, बट ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. Yes, he was a social worker. He was the founder of the social service organizations in Pakistan. So we can say that he gained a lot of respect and honor. In which terms? In terms of his deeds. हमारे
amal, deeds. Deeds are important, not the finances. फाइनेंसेस में तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग नजर आएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी गाड़ी में, बहुत हाई फाई गाड़ी में बैठे होंगे, बट रिस्पेक्ट एंड ऑनर उनको नहीं मिल रही होगी. होपफुली किसी बहुत ही लैंड क्रूजर में बैठे हुए शख्स को मोस्ट प्रोबेबली ओनली उसके जो एक्नॉलेजमेंट्स और कुछ जो जान पहचान वाले लोग हैं, एक्वेंटेंसेस में मोस्ट प्रोबेबली 15 और 16 पीपल से ज़्यादा उनको एक्वेंटेंसेस नहीं होंगे, वाकिफकार, जान पहचान वाले नहीं होंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एक कारपेंटर जो है, ही सर्व्स एंड he serves and also he gets respect a lot due to his behaviors and attitude. So it is a matter of not finances, but it is the matter of respect and honor which we earn in the end of the day. जो respect and honor end of the day gain की जाती है, that is important, not the finances. So we have to teach our children that they don't have to judge people on the monetarily basis. उनकी values इतनी strong होनी चाहिए, moral values are much of higher importance. They are of higher rank and they have to be given regard, and they must be the part and parcel of the training which the parents and the educational institutions they impart on them. Now next point is decision related to job or work. That is also important. That is related to your, आपने previous unit पढ़ा है, choosing the right career. ये उससे एक point ये relate करता है इस unit का कि decision related to job or work, यानी कि आपकी job or work that must be according to your personal interest and aptitude. That is on your page number 55 of your chapter. How do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people? Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur, while someone who builds freeways is called a contractor? I have no answer to any of this, but we might think about the phenomena the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. The question arises that how we have to decide कि हमने कैसे ये फैसला करना है that which work is of worth. And secondly, the people who are designated related to some profession or any category of these professions, they are the marvelous people. The writer has, Nikki McWhirter, has given us the example of the contractors. एक कॉन्ट्रैक्टर वो है जो कि ह्यूज प्लाजाज बिल्ट अप करता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर वो है जो बिल्डर है जो कि रोड को बिल्ड करता है. बट the person who works on the road, who builds the road, who constructs the road, who repairs the road, we have no value for him, we have no respect for him. But on the other hand, the person who had taken great contracts of a huge mall or shopping plaza, उसके तो बहुत ज़्यादा respect and value है. Why? If he is earning much more, उसकी earning के according, उसके finances के according, क्या हम उसको बहुत वैल्यू देते हैं? We have no answers, unfortunately, pathetically, dears. निकी मैकवार्टर की जो टोन है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने पुट किया है. That is very important question. That McWhirter's tone, what is the writer's tone in this essay? उसकी टोन बहुत, एक तो पैसिफिक बहुत टोन है, बहुत प्लेसिड है, एंड सेकेंडली ये सर्टन वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि एक प्लेसिड, सिंपल, वैलिड, ये कुछ वर्ड्स हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स शी इज टू मच हिस्टेरिकल.
उसका एक्सप्रेशन बहुत स्टैरिकल है. Satire, tons. Why? She wants to point out the drawbacks in our society related to what we do is what we are. कि हम जो काम करते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है. हमें यही समझा जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं बस हम वो ही हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान है. We are recognized by the task, by the work we do, the job we perform. Secondly, इसी पैराग्राफ में उन्होंने हमें बता दिया the garbage collector. She has given us the example of garbage collector. Who is a garbage collector? ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो आपके this is called the meanest type of work in the society. ठीक है, garbage collection जो है ना, ये सबसे meanest और lowest कैटेगरी का काम कंसिडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में, unfortunately. But the people who are garbage collector, they are the most humblest person, humblest people. आजिज़ी है, डाउन टू अर्थ है, बहुत ही ज़्यादा. दे आर सोफिस्टिकेटेड पीपल. उनके लिविंग पैटर्न, इट माइट बी पॉसिबल कि एक शख्स, अ पर्सन हु इज़ यू कैन से कि फाइनेंसिस के हवाले से इन रिस्पॉन्स और इन रेफरेंस टू हिज फाइनेंसिस ही इज़ ग्रेटर, लेकिन बिहेवियर, एटीट्यूड में, मोरालिटी में ही मस्ट बी एट द लोएस्ट कैटेगरी इन हिज लाइफ. तो हमें ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस, ये दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ये साथ साथ चलते हैं. दे गो साइड बाय साइड. इनको हमें साथ लेकर चलना है. ये निकी मैकवार्टर का मैसेज है विच शी कन्वेज अस थ्रू दिस एसे, कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी मोल्ड करना है, उनके माइंड्स को भी सेट करना है. ओके जी, ये तो हो गया हमारा यूनिट, इसकी रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन. नाउ कम टुवर्ड्स सम डिफिकल्ट वर्ड्स, वोकैबुलरी जो मैंने वहाँ लिखी है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट. I have also earlier told you the people, a person who studies society and culture, he is called anthropologist. Second word is deference. Deference is it means के बहुत ही polite submission, यानी कि आजिज़ी और इनकिसारी. Diddly out mean अनगेगर अमाउंट, यानी कि बहुत लेस अमाउंट जो हमें पे की जाती है, किसी को कम से कम पे सैलरी देना, दैट इज कॉल्ड डिडली आउट. हैंडीकैप्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है यहाँ पर इस एस्से में, बिकॉज द राइटर निकी मैकवार्टर हैज़ मेंशन्ड दैट पीपल आर नॉट ओनली physically handicapped but they are mentally handicapped also. In this regard, in this term, कि what you do is what you are, कि आप जो काम करते हैं आप वहीं पहचाने जाते हैं, वो आपकी रिकग्निशन बन जाता है. तो हैंडीकैप्ड हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, निकी मैकवार्टर इज़ अ मॉडर्न एसेइस्ट, मॉडर्न जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट है. तो उन्होंने मॉडर्न जो एलिमेंट है कि फिजिकली तो हैंडीकैप्ड प्रेजेंट है बट मेंटल हैंडीकैप्ड ज़्यादा मौजूद है, जिनकी सोच ही नेगेटिव है. द पीपल हु हैव नेगेटिविटी इन देमसेल्फ, इन द कोर ऑफ देयर हार्ट्स एंड द कोर ऑफ देयर माइंड्स ऑल्सो. तो इस नेगेटिविटी को चेंज करने की ज़रूरत है, इसको शिफ्ट करने, इसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स पॉजिटिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज जेनिटर. ये वर्ड हमारा यूज़ हुआ है पैराग्राफ नंबर 4 में. ये इट मीन्स जेनिटर इज अ पर्सन हु इज अ केयर टेकर. ठीक. एंड देन लिम्बो. लिम्बो ये हमने लास्ट पैराग्राफ में यूज़ किया है वर्ड. इट मीन्स के टू डिले करना, बस पुश डाल देना, किसी काम को डिले करना, मीन्स पोस्टपोनिंग, दैट इज कॉल्ड टू लिम्बो. प्लीज़ ये वोकैबुलरी को भी बच्चों आपने करना है प्रैक्टिस, क्योंकि आपसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके पेपर्स में ऑब्जेक्टिव्स में भी, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आते हैं. सिमिलर सिनोनिम्स को आपने फाइंड आउट करना होता है, स्पेलिंग्स को आपने करेक्ट करना होता है. तो डिडली डॉट ऐसा वर्ड है जिसके स्पेलिंग आपसे पूछे जा सकते हैं. लिम्बो, जेनिटर, डेफरेंस. डेफरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका एक सिमिलर वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, सेम हल्की थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस एंड डेफरेंस में थोड़ा सा ये फ़र्क जहन में रखिएगा. एंड सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी फ़र्क थोड़ा सा जहन में रखिएगा.
क्लियर? सोशियोलॉजिस्ट नॉट जो है वो कल्चर को स्टडी नहीं करते, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो कल्चर को भी स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी। नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट रिलेटेड टू मेन थीम विच आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड विथ यू, दैट द मेन थीम ऑफ दिस यूनिट इज related to the concept of the people, the wrong concept of the people which they take towards other people, यानी कि लोगों को जो वो कंसिडर करते हैं, wrongly assume करते हैं in regard of their profession, कि लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। मैकवार्टर's tone, ये मैंने टोन आपको एक्सप्लेन कर दी है कि she is hysterical, but she points out the negative impact क्या है, मनफी असर, तासुर लोगों का जो इस पॉइंट चैप्टर से रिलेटेड है। बेटा ये व्हाट यू डू भी इम्पॉर्टेंट है, यू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यू आर इज इम्पॉर्टेंट। आप जो करते हैं आप वो ही हैं। इट मीन्स ये प्रोवर्ड्स भी होती है ना आपकी कि आप जो कुछ काम कर रहे होते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइक्स को और डिसलाइक्स को। बट राइटर ने हमें इस प्रोफेशन की रिकग्निशन के साथ हमें जो लेसन देने की कोशिश की है, शी हैज़ ट्राइड हर बेस्ट टू पॉइंट आउट मॉरल एस्पेक्ट। मॉरल एस्पेक्ट क्या है? दैट इज रिलेटेड टू योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कि हो सकता है एक जज है लेकिन उसका बिहेवियर पब्लिक में रूड हो, मॉरल वाइज वो सही ना हो सकता है एक टीचर हो और वो वॉलंटरीली आफ्टर रिटायरमेंट ही और शी इज डूइंग समथिंग बेनिफिशियल, समथिंग वेरी यूजफुल, पर्पसफुल फॉर द सोसाइटी। जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, चाहे वो कारपेंटर है, लेकिन अगर वो किसी सोशल वर्क में एंगेज है तो ही इज़ अ यूजफुल ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी। ये निकी मैकवार्टर का मैसेज है एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन पॉइंट्स को नोट करना है आपने रजिस्टर्स पर। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ पीपल। ये क्वेश्चन मैं बच्चों पूरा पढ़ रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अकॉर्डिंग टू मैकवार्टर इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयड पीपल। लोग अनएम्प्लॉयड पीपल को, लोगों के बारे में क्या रवैया रखते हैं, तो आप इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है आपके लिए, आप सुन लीजिए। द राइटर थ्रोज लाइट ऑन द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयड। दे टुक देम फॉर ग्रांटेड। Maybe that person has been let off his job or left job due to some illness. If someone is jobless, we assign the person to limbo. Limbo mean ना इधर का ना उधर का, postponing यानी कि अच्छा इसको छोड़ दो, let him aside, उसको थोड़ा सा get him aside, थोड़ा इधर कर दो, साइड पे कर दो। हम उसको कोई यूजफुल सोसाइटी का पार्ट नहीं समझते, अ पर्सन हु इज जॉबलेस। बट इट डिपेंड्स कि हम उसको कैसे यूजफुल कैरेक्टर अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं। एवरीवन इज प्लेइंग इन दिस द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। शेक्सपियर ने कहा है ना कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर प्लेइंग ऑल आर रोल्स। तो जो किरदार हमने अदा करने, दे मस्ट बी पॉजिटिव। तो लिम्बोस को हमने हाउ टू यूटिलाइज, यानी कि वो जिनको हम पोस्टपोन कर देते हैं, वो पीपल जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अनअटेंडेड पीपल, जिनको हमने कह दिया कि दे आर यूजलेस, वैल्यूलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द राइटर अकॉर्डिंग टू मैकवार्टर वी सेपरेट द वैल्यूड फ्रॉम वैल्यूलेस। हम वैल्यूड लोगों को, जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको वैल्यूलेस से अलग कर देते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन इफ यू एग्री विद द राइटर। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि राइटर से आपने एग्री होना है, तो आपने उसमें आर्गुमेंटेटिव होकर एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट देना है, बहुत सॉलिड ठोस पॉइंट देना है, तब आपका आंसर कंप्लीट होता है। वी हैव आवर ओन यार्डस्टिक्स। यार्डस्टिक्स क्या होती हैं? डेफिनेटली हमारे अपने मापने के मेजरमेंट के तरीके हैं, ठीक है। हम हर एक को अपने एंगल से, यार्डस्टिक से मेजर करते हैं।
हम किसी को वैल्यू देते हैं, किसी को वैल्यू नहीं देते, वैल्यू लेस काउंट करते हैं। तो हमें वैल्यूड को वैल्यू लेस से अलग करना है, हमें ये बताना है हु इज इम्पोर्टेंट, हु इज अनइम्पोर्टेंट। वी रिस्पेक्ट अ जज बट नॉट अ जेनेटर, एंड सो वी सेपरेट द वैल्यूड फ्रॉम द वैल्यू लेस पीपल। स्टूडेंट्स, ये यार्डस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पोएट राइटर ने निकी मिकवेटर ने हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करने के बारे में बताया है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो मैं यहाँ नहीं लिख सकी कि व्हाट मेक्स अ जॉब और करियर एस्टीम्ड इन द आइज ऑफ सोसाइटी एंड बाय। क्या हम कई दफ़ा समटाइम्स हम वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं जो सोसाइटी की नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं होता बट हमारी नज़र में इम्पॉर्टेंट होता है। हमने ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस एंगल से भी अपने आप को सोचना है। जैसे कि आप यहाँ पे टी.एस. एलियट का हॉलो मैन का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं कि हॉलो मैन फ्रॉम मॉडर्न मैन इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, राइट। हॉलो मैन का कॉन्सेप्ट है ये टी.एस. एलियट का, राइट। ये भी इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। आप जितने रेफरेंस कोट करते हैं उतने आपके क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बता दूं, आपने चूंकि इनके क्वेश्चन नोट्स भी हमने आपको कुछ गिवन है, हमने दिए हुए हैं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने कुछ बुक्स भी रेफ़र की हुई है कि आप इन बुक से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो एक जस्ट मेरा एक मशवरा आपको, जस्ट एक गाइडलाइन है, वो ये है कि फेडरल बोर्ड आपसे बहुत लेंथ ऑफ आंसर नहीं डिमांड करता कि आपने कोई लंबी पूरी कहानी नहीं वहाँ पे छाप देनी है, लिख देनी है। यू हैव टू बी, जो पॉइंट है, जैसे मैंने क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट बता दिया है, उस पॉइंट से ना आपने इधर जाना ना इधर होना। यू डोंट हैव टू बी लिम्बो, इधर उधर नहीं जाना आपने, यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर, ठीक है। आपने एक जस्ट बर्ड्स आई व्यू जो है ना वो आपने एक पॉइंट बताना होता है, दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन। 3 to 4 लाइंस में आपने अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। वोकैबुलरी आपकी फ्लावरी होनी चाहिए, फ्लावरी वोकैबुलरी ही इम्पैक्ट डालती है। नोट्स तो देखें, आपको जितने भी नोट्स हैं सारे वो आपको इधर उधर से मिलेंगे, सारे स्टूडेंट्स वही क्रैम कर रहे होंगे। तो व्हाट्स न्यू, जो एग्जामिनर होगा उसके लिए क्या नया होगा, उसके लिए आपके टीचर का, डेफिनेटली हर टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू नया है। एवरी टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट एंड न्यू। मैं आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जो दे रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप लिख लीजिए, इन लेक्चर्स को लिखा करें, और लिखने के बाद जब नोट करते हैं तो अपने नोट्स बनाने की आदत डालें। दैट विल बी द की टू सक्सेस। ये आपकी कामयाबी होगी इसके पीछे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे 100 में से 97-95 मार्क्स नहीं ले सकते हैं, दे कैन टेक ओनली। एस्से में आपके मार्क्स 1 मार्क्स एस्से में रिडक्ट लाजमी होता है, ये बात याद रखिएगा। और रिपोर्ट राइटिंग में 1 मार्क लाजमी रिडक्ट होता है, बिकॉज कि जो मेन उसमें बॉडी में आपने लिखना होता है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने पैराग्राफ राइटिंग में, लेटर में जो आप लेटर लिखते हैं उसमें एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर लेटर में ज़रूर कटता है और 1 नंबर आपका पैराग्राफ में ज़रूर कट होता है, और डायलॉग में ये 3 नंबर ज़रूर कटने होते हैं। वाई? बिकॉज इनकी डिडक्शन होती है। क्यों? कि पैराग्राफ में भी बेटरमेंट की गुंजाइश है। कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कोई कोटेशन लिख दी, यूनिक कोटेशन लिख दी, तो उसको तो मार्क्स मिल जाएंगे ना, वो आपसे 1 नंबर ज़्यादा 0.5 ज़्यादा मार्क्स ले लेगा। सो कीप इन माइंड कि आपके 90-100 में से 96 और 97 मार्क्स लाजमी आ सकते हैं इफ़ यू हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर्स। और आपके जो 28 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स के, दे आर सॉलिड मार्क्स। आपके फर्स्ट ईयर आपके 28 मार्क्स, यानी कि आपके 4 मार्क्स का एक 7 क्वेश्चन आपने करने होते हैं और 4 मार्क्स ईच होता है। ये बात आपको पता है? तो 4 मार्क्स के लिए आप कोई 2 सफ़ों की कहानियां नहीं लिखेंगे। यू विल जस्ट राइट अ स्मॉल साइज पैराग्राफ विच जस्ट एक्सप्लेन्स अबाउट द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। इररेलेवेंट मत लिखिएगा, इररेलेवेंट लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स को लिखने की होती है कि स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ तो टू द पॉइंट लिखते हैं, लेकिन गर्ल्स में एक ड्रॉबैक मुझे स्टूडेंट्स में नज़र आता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेंथी लिखते हैं, कहानियाँ लिख डालते हैं, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके जी।
होपफुली कि इस टिप के साथ डेली मैं आपको एक टिप भी दूंगी बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने की, और एक आपके अभी जो कॉलेज के पेपर्स हुए थे उस पे उन पेपर्स को मैंने अपने अंदाज में सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट ईयर, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे इसमें शेयर करूंगी कि आपको पता चले कि आपने वो पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। वो मॉडल प्रेजेंटेशन होगी बाय मी, और वो हम इन्हीं लेक्चर्स में आगे फर्दर इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बच्चों हम जो नेक्स्ट लेसन हमने करना है वो होगा हमारा, एक हमने पोइम है हमारी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोइम बहुत से बच्चों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आई है और कुछ बच्चों ने अभी की हुई भी नहीं है। ये लेसन नंबर 10 है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी और इस पोइम के साथ मैं फिगर ऑफ स्पीच आपको एक्सप्लेन करूंगी फर्स्ट। ओके, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।